नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चैनल प्रेपनोवा में। मेडाइवल हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे मुग़ल वंश के शासकों के बारे में। मुग़ल वंश के शासकों से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज़ की ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ रहने वाली है, जिसके अंदर में ये क्वेश्चंस आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे, जो किसी भी वनडे एग्ज़ाम यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखते हैं। साथ ही ये क्वेश्चंस आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड हैं और एनसीईआरटी को इसमें बेस बुक मान के ये क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों, भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को प्रथम पानीपत का युद्ध होता है। फर्स्ट किस किस के बीच में होता है पढ़ा चुके हैं पहले भी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, जिसके बाद में बाबर जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम से भारत में मुग़ल साम्राज्य की क्या करते हैं, वो स्थापना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाबर भारत पर किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए तैमूर एवं चंगेज़ खान दोनों का वंशज, बी केवल तैमूर का वंशज, सी केवल चंगेज़ खान का वंशज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है ए, तैमूर एवं चंगेज़ खान दोनों का वंशज। दोस्तों, बाबर के जो पिताजी थे ये तैमूर से थे, तैमूर वंश के, और माताजी चंगेज़ खान वंश की थी। तो इनके जो वंशों में इसमें जो विरासत जो मिली थी इनको वंश की, वो तैमूर और मंगोल दोनों की थी। इसीलिए बाबर का तैमूर और चंगेज़ खान दोनों के वंश से संबंध था। हालांकि इतिहासकार कहते हैं कि बाबर स्वयं को तैमूर शासक मानते थे, लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों के ही वंशज थे। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर ने प्रथम पानीपत का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी दौलत खां, डी राणा सांगा। तो दोस्तों, बाबर ने प्रथम पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत का युद्ध होता है। ये युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाती है, दिल्ली सल्तनत ख़त्म। दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ऑप्शन ए बाबर एवं राणा सांगा, बी बाबर इब्राहिम लोदी, सी बाबर शेर शाह, डी बाबर बहादुर शाह। तो दोस्तों, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। ये होता है 1527 ईस्वी में। ये होता है 1527 से। ठीक है। बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा, इनके बीच में ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में विजय पाने के पश्चात बाबर क्या उपाधि धारण करता है? गाजी। गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 6, घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1526, बी 1527, सी 1528, डी 1529। तो दोस्तों, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। बाबर और अफगान सरदारों के बीच में ये युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर जब विजय पा लेता है, तो विजय पाने के बाद में वो बिहार और पूर्वी भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करता है। यानी कि पूछा जाए कि बिहार और पूर्वी भारत में बाबर ने अपना साम्राज्य कब बनाया? घाघरा युद्ध में विजय के बाद, और 1529 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था?
ए अकबरनामा, बी तुजुक बाबरी, सी आईने बाकबरी अकबरी, सी डी तुजुक जहांगीरी। तो दोस्तों बाबर की आत्मकथा का नाम था तुजुक बाबरी, या इसको बाबरनामा भी कहते हैं। बाबरनामा जो थी ये क्या थी? बाबर की आत्मकथा थी। इसको इसने तुर्की भाषा में लिखा था और बाद में इसका हालांकि फ़ारसी में अनुवाद करवाया जाता है। और ये मुग़ल इतिहास का एक विश्वसनीय स्रोत माना जाता है, जिसमें कि उसके अभियान, उनके समाज, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8, बाबर की मृत्यु के बाद मुग़ल सम्राट कौन बने? ए अकबर, बी हुमायूं, सी कामरान, डी जहांगीर। तो दोस्तों बाबर की मृत्यु के बाद में उनके पुत्र हुमायूं मुग़ल सम्राट बनते हैं 1530 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, हुमायूं को किसने पराजित कर भारत से बाहर कर दिया था? तो दोस्तों हुमायूं जब गद्दी पर बैठ जाते हैं 1530 ईस्वी में, तो उसके बाद 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी के साथ इनका क्या होता है? युद्ध, जिसे क्या बोलते हैं? चौसा का युद्ध बोलते हैं। तो ये युद्ध होता है 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। तो इस युद्ध के बाद क्या शेरशाह सूरी जीत जाते हैं और हुमायूं हार जाते हैं। तो जैसे ही हुमायूं हार जाते हैं तो वो भारत को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? फारस में। यानी कि हुमायूं को पराजित कर भारत से बाहर किसने भेजा? शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 10, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध होता है। बैक टू बैक इनको शेरशाह सूरी ने हराया था। 1539 चौसा के युद्ध में और 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध, या इसको बिलग्राम का भी बोलते हैं। इन दोनों युद्धों में बैक टू बैक हारने के बाद ये चले जाते हैं फारस। हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार किस वर्ष किया? तो हुमायूं लगभग फारस में जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे अपनी युद्ध नीति पे काम करते हैं और अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं, सेना को मजबूत करते हैं। उसके बाद 1555 ईस्वी में वापस दिल्ली पर अधिकार अपना जमाते हैं, 1555 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो युद्ध में सीढ़ियों से गिरने के कारण, सी विष देने से, डी बीमारी से। तो दोस्तों हुमायूं की जो मृत्यु होती है वो हो जाती है सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं ने जो दिल्ली का पुराना किला है वहाँ पे एक वो बनाया हुआ था, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, और उसकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरते चढ़ते या उतरते जैसे भी उसके समय वो सीढ़ी से क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी कलानौर, डी लाहौर। तो दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में होता है, जो कि पंजाब में है। हुमायूं की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठते हैं। उस समय इनकी एज सिर्फ 13 साल होती है। तो 13 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पर बैठते हैं 1556 ईस्वी में कलानौर में। और इनकी संरक्षक जो है उनको बनाया जाता है बैरम खां को, जिनके संरक्षण में ये अपने शासन का संचालन करते हैं 13 वर्ष की अवस्था में। ये भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकबर के संरक्षक कौन थे? ए टोडरमल, बी अबुल फजल, सी बैरम खां, डी मान सिंह। तो अकबर के संरक्षक थे बैरम खां। चूँकि अकबर जब 1556 में अपनी गद्दी पे बैठते हैं तो उस समय पे अकबर क्या होते हैं? अल्पायु में होते हैं, और उनके संरक्षण के लिए बैरम खां को नियुक्त किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक होता है? तो उसका जवाब है अकबर। एक होता है इनका 1556 ईस्वी में हुमायूं की जस्ट मृत्यु के बाद, और दूसरा होता है इनका 1560 में। 2 बार इनका राज्याभिषेक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा 1556 से रिलेटेड एक घटना और है, ये भी यहीं डिस्कस करते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच होता है? अकबर और हेमू। अकबर और
हेमू के बीच में होता है और जिसमें हेमू पराजित हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये मुग़ल साम्राज्य को पुनः मजबूत करते हैं और अकबर स्वयं शासन की बागडोर संभालते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। क्वेश्चन नंबर 16, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 1562 ईस्वी, सी 1563 ईस्वी, बी 1563 ईस्वी, सी 1564, डी 1570 ईस्वी। तो दोस्तों अकबर ने 1564 ईस्वी में क्या करता है, जजिया कर को समाप्त कर देते हैं और 1563 ईस्वी में ये समाप्त करते हैं तीर्थ यात्रा कर को। तीर्थ यात्रा कर को ये 1563 ईस्वी में समाप्त करते हैं। ईस्वी की हम बात करें तो इसमें अकबर दीन ए इलाही विभाग की स्थापना करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो भारतीय जैसे महाभारत है, अन्य पुराण है, इनका अनुवाद होता था। तो जैसे अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया जाता है रज़्मनामा के नाम से। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कहाँ की? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी फतेहपुर सीकरी, डी लाहौर। तो दोस्तों अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में करते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी मतलब सभी धर्मों की जो धार्मिक और दार्शनिक भावनाएं हैं उन पे क्या होती है, चर्चा होती है, विचार विमर्श होते हैं। बाद में इसी का नाम वो दीन इलाही रख देते हैं, जो कि 1582 में नाम रखा जाता है। लेकिन बात करें इबादत खाना की तो ये 1575 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मनसबदारी व्यवस्था का विकास किसने किया? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था का विकास अकबर के शासनकाल में होता है, जो कि उनके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना या प्रशासनिक व्यवस्था मानी जाती है। मनसब का अर्थ होता था एक पद या एक रैंक, और ये दिया किसको जाता था? ये अधिकारी को उसके पद के अनुसार दिया जाता था। मतलब या तो जो घुड़सवार सैनिक होते थे उनकी संख्या को निर्धारित करने के लिए या व्यक्तिगत पदों को। इस व्यवस्था में प्रशासन और सेना दोनों पे प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए उनको ये मनसबदार का पद दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, अकबर के दरबार के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं थे? अबुल फजल, टोडरमल, बीरबल, मलिक अंबर। तो दोस्तों अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल नहीं थे मलिक अंबर। अंबर का अकबर के जो नवरत्नों में शामिल थे वो थे अबुल फजल, टोडरमल, फैज़ी, बीरबल और तानसीन, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना और मुल्ला दो प्याजा। ये इनके नवरत्न माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अकबरनामा के लेखक कौन थे? ए फैज़ी, बी बदायूनी, सी अबुल फजल, डी निज़ामुद्दीन अहमद। तो दोस्तों अकबरनामा के लेखक होते हैं अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना अकबर के दरबार में की थी और ये ग्रंथ को 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर वो डिस्कस करते हैं अकबर के पूर्वज और उनका शासनकाल। इसके बाद सेकंड पार्ट है, इसके अंदर भी वो अकबर से पहले के जो शासक रहे उनके ही शासनकाल का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट में वो डिस्कस करते हैं अकबर के बारे में। और अकबरनामा का ही जो तीसरा पार्ट है उसको नाम दिया क्या? आइन ए अकबरी। बहुत डिटेल में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीएससी में। तो आजकल जिस तरह से फैक्ट बेसिस क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें तो डेफिनेटली ये पूछ लिया जाएगा कि आइन अकबरी किसका पार्ट है। तो अकबरनामा का तीसरा भाग आइन अकबरी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, आइन ए अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? अकबरनामा का। क्वेश्चन नंबर 23, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए खुर्रम, बी सलीम, सी दारा, डी मुराद। तो दोस्तों जहांगीर का वास्तविक नाम होता है सलीम। जहांगीर का वास्तविक नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था
और ये अकबर के बेटे थे। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद ये मुग़ल सम्राट बनते हैं। कब बनते हैं? 1605 में ये गद्दी संभालते हैं अकबर की मृत्यु के बाद। और जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं तो ये जहांगीर की उपाधि क्या करते हैं? गद्दी पर बैठने के बाद ही जहांगीर की उपाधि धारण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों का प्रथम राजदूत कौन आया? ए. रॉल्फ फिंच, बी. विलियम हॉकिंस, सी. टॉमस रो, डी. जॉब चार्नक। तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों के प्रथम राजदूत थॉमस रो 1615 ईस्वी में आते हैं और इनका उद्देश्य क्या था? भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करना इनका बेसिकली इनका एम रहता है, जिसके लिए वो जहांगीर के दरबार में जाते हैं और अंग्रेज़ों के व्यापार के विस्तार के लिए उनसे डिस्कशन करते हैं और उनसे अनुमति मांगते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? ए. अर्जुमंद बानो, बी. मेहरुन्निसा, सी. गुलबदन बेगम, डी. जहाँ आरा। तो दोस्तों नूरजहाँ का नाम था मेहरुन्निसा। नूरजहाँ ने 1611 ईस्वी में अकबर के साथ विवाह किया था। अकबर के साथ इन्होंने विवाह किया था और विवाह के बाद अकबर ने इनको नूरजहाँ की उपाधि दी थी। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि थी ये इन्होंने ही इजाद की थी। किसने? नूरजहाँ ने। क्वेश्चन नंबर 26। तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? ए. बाबर, बी. अकबर, सी. जहांगीर, डी. शाहजहाँ। तो दोस्तों तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा का नाम था। तुजुक ए जहांगीरी में उनके शासनकाल, प्रशासन, न्याय व्यवस्था, प्रकृति प्रेम, चित्रकला, विभिन्न राजनीतिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27। न्याय की जंजीर किसने लगवाई? ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. शाहजहाँ, डी. औरंगजेब। तो दोस्तों न्याय की जंजीर लगवाई थी जहांगीर ने। जहांगीर ने अपने महल के बाहर एक न्याय की जंजीर, चेन ऑफ जस्टिस को लगवाया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि जैसे कोई व्यक्ति परेशान है और उसकी बात नहीं पहुंच रही है या जो मनसब या जो भी उन्होंने अपने अपने अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं वो उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो वो डायरेक्ट सम्राट तक अपनी समस्या को पहुंचा सकता था। इसीलिए जहांगीर को एक न्यायप्रिय शासक के रूप में क्या किया जाता है? याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? ए. सलीम, बी. खुर्रम, सी. दारा, डी. शुजा। तो दोस्तों शाहजहाँ का वास्तविक नाम था खुर्रम। शाहजहाँ जो कि जहांगीर के पुत्र थे और 1628 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठते हैं। 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और गद्दी पे बैठने के बाद इन्होंने मुग़ल स्थापत्य कला में बेहद काम किया था। मतलब जो मुग़लों की स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोले तो वो शाहजहाँ का पीरियड कहलाता है। इस काल में इन्होंने ताजमहल बनाए, लाल किला, जामा मस्जिद जैसी विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 29। ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में कराया गया? ए. नूरजहाँ, बी. मुमताज महल, सी. जहाँ आरा, डी. रोशन आरा। तो दोस्तों शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल का निर्माण करवाया, जो कि 1632 में शुरू हो गया और 1653 में पूरा होता है। और ये आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित सफ़ेद संगमरमर की क्या है? एक विश्व धरोहर है। क्वेश्चन नंबर 30। लाल किला किस मुग़ल शासक ने बनवाया? ए. शाहजहाँ अकबर, बी. जहांगीर, सी. शाहजहाँ, डी. औरंगजेब। तो लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने दिल्ली में करवाया था। दिल्ली, पुरानी दिल्ली, जिसका नाम पहले क्या था? शाहजहानाबाद। यहाँ पे इन्होंने किसका निर्माण कराया है? लाल किले का। आज भी जब आप ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हो या चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन जाते हो तो आपको लाल किला देखने के लिए मिलता है। इसका निर्माण 1638 ईस्वी में शुरू हुआ और 48 यानी कि 10 साल में पूरा हुआ। और ये किस में बना है? लाल बलुआ पत्थर में। नाम ही इसलिए इसका क्या रखा गया? लाल किला। आज भी भारत के प्रधानमंत्री प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को इसी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने कराया? ए. अकबर, बी. शाहजहाँ, सी. औरंगजेब, डी. बाबर।
तो जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से मिक्सचर में कराया और ये भारत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, शाहजहां की शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? ए स्वर्ण युग, बी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, सी धार्मिक युग, डी सैन्य युग। तो शाहजहां की शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इनके काल में ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, दीवान ए आम, दीवान ए खास जैसी भव्य सांस्कृतिक धरोहरों का क्या हुआ था? निर्माण। क्वेश्चन नंबर 33, औरंगजेब का राज्याभिषेक कब होता? ए 1657, बी 1658, सी 1659, डी 1660। तो दोस्तों औरंगजेब का राज्याभिषेक 1658 यानी 1658 में हुआ था। 1658 में। तो अकबर का राज्याभिषेक 1658 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया था? ऑप्शन ए 1665, बी 1670, सी 1679, डी 1685। तो दोस्तों अकबर ने जजिया कर 1679 यानी कि 1679 ईस्वी में लगाया था। जजिया कर क्या था? ये गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाता था। गैर मुस्लिम प्रजा पे लगाया जाने वाला कर था जजिया कर, जिसकी शुरुआत 1689 ईस्वी में पुनः औरंगजेब ने की। उसके पहले ये कौन लगाए थे? अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था 1564 ईस्वी में, लेकिन उसके बाद फिर पुनः इसको औरंगजेब ने शुरू कर दिया था, यानी कि अकबर के शासनकाल के बाद ये नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 35, फतवा ए आलमगीरी किसके शासनकाल में तैयार हुआ? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो फतवा ए आलमगीरी अकबर औरंगजेब के शासनकाल में तैयार हुआ था। फतवा ए जहांगीरी क्या आलमगीरी था? इसमें इस्लामी कानूनों को एक संकलित रूप से इकट्ठा किया हुआ था, जिसके आदेश पे ही जो अपना राजा होता था वो शासन करता था या मुस्लिम विद्वानों से अपना डिस्कशन करता था, और इसमें शरीयत के विभिन्न नियमों का संकलन किया गया था। और औरंगजेब इसी फतवा ए आलमगीरी को फॉलो करते थे अपने कानून बनाने के लिए या शासन को चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी औरंगाबाद, डी लाहौर। तो दोस्तों बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका निर्माण औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी पत्नी, अपनी जो उनकी माता थी दिलरस बानो बेगम, इनकी स्मृति में कराया था। किसने कराया था? आजम शाह ने। और किसकी स्मृति में? दिलरस बानो बेगम। दिलरस बानो बेगम की स्मृति में कराया था। इसकी जो वास्तुकला थी वो ताजमहल के अनुसार मिलती जुलती थी, इसीलिए कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? दक्कन का ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 37, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? ए आगरा, बी दिल्ली, सी अहमदनगर, डी औरंगाबाद। तो दोस्तों अकबर की औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर राज्य में निकट होती है, और उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय दक्कन अभियानों में बिताया था, और उनकी इच्छा के अनुसार ही उनका मकबरा औरंगाबाद के पास बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट कौन बने? ए बहादुर शाह प्रथम, बी जहांदर शाह, सी फर्रुखसियार, डी मोहम्मद शाह। तो औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी में हो जाती है तो उनके पुत्र बहादुर शाह प्रथम मुगल सम्राट बनते हैं, और उत्तराधिकार के इस युद्ध में विजय प्राप्त करके वो मुगल सिंहासन को धारण करते हैं। लेकिन उनके शासनकाल में जैसे ही बहादुर शाह प्रथम ने मुगल साम्राज्य का बागडोर संभाली, उसके तुरंत बाद उसमें पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो प्रांतीय शक्तियाँ थी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने लग गई थी, और उसको बहादुर शाह प्रथम के शासन में ज़्यादा नहीं रोक पाए थे वो लोग। क्वेश्चन नंबर 39, सैयद बंधुओं को किस नाम से जाना जाता है? ए लौह पुरुष, बी किंग मेकर्स, सी नवरत्न, डी सूबेदार। तो सैयद बंधुओं का नाम आता है किंग मेकर्स के लिए। सैयद बंधु कौन थे? सैयद अब्दुल्ला खां,
सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली। इनको क्या बोलते हैं? किंग मेकर्स। यानी कि इन्होंने मुग़ल साम्राज्य के कमज़ोर दौर में भी सम्राटों को गद्दी पे बिठाया भी, हटाया भी, और मुग़ल राजनीति के सबसे प्रभावशाली सरदार के रूप में इनको गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? ए 1738, बी 1739, सी 1740, डी 1742। तो नादिर शाह ने दिल्ली पे 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। नादिर शाह थे कौन? ये फारस के शासक थे और भारत को लूटने के लिए, दिल्ली को लूटने के लिए भारत में आते हैं और 1739 ईस्वी में आक्रमण करते हैं। और उसके बाद ये क्या लेके चले जाते हैं चुरा के अपने साथ? प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, ये अपने साथ चुरा के ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मयूर सिंहासन कौन लूट कर ले गया? तो क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली, बी नादिर शाह, सी तैमूर, डी अब्दुल रहीम। तो दोस्तों मयूर सिंहासन लूट के ले गए नादिर शाह। कब? 1739 ईस्वी में, जब उन्होंने दिल्ली पे आक्रमण किया। अब बात आती है कि उस समय कौन मुग़ल ऐसा सम्राट था जिसने इनको ये ले जाने दिया, जो कि इनकी बहुत बड़ी धरोहर थी, इनके पूर्वजों की धरोहर थी। उस पर बैठ के उन्होंने बहुत ही शक्तिशाली शासन किया था। दिल्ली में अपना, न केवल दिल्ली बल्कि भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो वो कौन शासक थे? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। अब दोस्तों आपको याद रखने के लिए बेहतर है कि उनके नाम में ही रंगीला लगा हुआ है, तो मतलब वो कितने ज़्यादा भोग विलास और इन सब में रहते होंगे और उन्होंने अपने शासन पे ध्यान दिया नहीं, सेना मजबूत नहीं करी अपनी, और उनका प्रशासन व्यवस्था इतनी कमज़ोर थी कि नादिर शाह आते हैं, दिल्ली को लूट के ले जाते हैं। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा। क्वेश्चन नंबर 42, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया? तो दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। हमने एक बार पढ़ा था महमूद गजनवी के बारे में, इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। तो अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 67 के बीच भारत पे 7 बार आक्रमण किया। कब से कब तक? 1748 से और 1767 के बीच में, टोटल 7 बार। उनका उद्देश्य था पंजाब और उत्तर भारत में अपना प्रभाव स्थापित करना और धन संपत्ति को प्राप्त करना। वो लूटपाट के हिसाब से मतलब अपना प्रभाव जमाना चाहते थे, ये नहीं कि वो वहाँ पे अपना शासन जमाना चाह रहे थे या कुछ, उनको वहाँ से धन संपत्ति लूट के लेना था, उनका बेसिकली उद्देश्य यही था। तो इनका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है वो 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ये माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, तृतीय पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध होता है और इस युद्ध में मराठों की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, 1765 की इलाहाबाद संधि किस मुगल सम्राट से संबंधित है? ए बहादुर शाह प्रथम, सी बी शाह आलम द्वितीय, सी अकबर द्वितीय, डी बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों 1765 की जो इलाहाबाद संधि थी ये शाह आलम द्वितीय से संबंधित थी। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच में क्या होती है? एक संधि होती है, जिसके बाद कंपनी को क्या मिल जाती है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है और भारत में अंग्रेजी सत्ता का एक महत्वपूर्ण कदम ये संधि मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद अंग्रेज बहुत ही मजबूत हो जाते हैं और मुग़ल सम्राट तो चूँकि उस समय पे जो शासक थे वो थे ही एकदम कमज़ोर,
तो ढंग से अपना शासन ही नहीं संभाल पा रहे थे, भारत को क्या संभालते। क्वेश्चन नंबर 45, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए शाह आलम द्वितीय, बी अकबर द्वितीय, सी बहादुर शाह जफर, डी बहादुर शाह प्रथम। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को माना जाता है। बहादुर शाह जफर प्रसिद्ध उर्दू के कवि भी थे और इनका जो शासनकाल था, मतलब इनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य बहुत ज़्यादा सीमित हो जाता है और वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में रहती है, तो केवल नाम मात्र के शासक माने जाते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता भी इन्हें ही बनाया जाता है, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को जो अपने सैनिक थे, ये भारत का सम्राट घोषित करके एक प्रतीकात्मक नेता के तौर पे इन्हें खड़ा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कुछ नहीं कर पाते। बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? रंगून। दोस्तों 1857 का जब क्रांति होती है और उसके बाद विद्रोह को दबाने में जब अंग्रेज सफल हो जाते हैं, तो ये बहादुर शाह जफर को बंदी बना लेते हैं और उन पर देशद्रोह का ये मुकदमा लगा के उनको रंगून, जो कि अभी कहाँ पर है, म्यांमार में, वहाँ निर्वासित कर देते हैं और अपने जीवन के अंतिम वर्ष ये वहीं बिताते हैं और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून या म्यांमार? निर्वासन के दौरान इनकी मृत्यु वहीं हो जाती है, इनका मकबरा भी वहीं पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में मुगल शासन का अंत किस वर्ष को माना जाता है? क्वेश्चन ऑप्शन ए 1856, 1857, 1858, 1862। तो दोस्तों भारत में मुगल शासन का अंत 1858 को माना जाता है, क्योंकि इसके बाद जो शासन था वो किस पे चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। क्राउन के हाथों में भारत का शासन चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस मुगल शासक के समय साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो दोस्तों मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार होता है, क्षेत्रीय विस्तार, क्योंकि उनका जो शासनकाल था ये काबुल से लेके दक्षिण भारत में तंजौर के निकट तक था। हालांकि दक्कन अभियानों, मराठों के संघर्ष और उनकी धार्मिक नीतियों में बहुत सारे इनके जो विशाल साम्राज्य था, इसमें काफ़ी प्रशासनिक कठिनाइयाँ इनके लिए रहीं, क्योंकि दक्कन में विशेष अभियान होते रहे, मराठों ने संघर्ष किया, उनकी अनेक धार्मिक नीतियाँ थीं। तो इसके बाद में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो ये जो साम्राज्य का विस्तार था ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है इसके बाद। तो दोस्तों ये थी 50 MCQs की मुग़ल शासकों के बारे में एक MCQs की सीरीज़, जो हम ये मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज़ चला रहे हैं उसका ये एक टॉपिक था। आगे हम इसी मुग़ल साम्राज्य को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे उनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, उनकी स्थापत्य कलाएँ क्या थीं, इसके अलावा उन्होंने और भारत में क्या क्या अपना प्रभुत्व स्थापित किया और क्या विशेष योगदान दिया। थर्ड पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में जब जहांगीर के दरबार में उसके प्रथम दूत आते हैं, तब आने के बाद से लेकर और 1857 तक उन मुग़लों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के क्या क्या किया, जिससे जो भारत में काफ़ी, हम आज हिस्ट्री में उसको पढ़ते हैं ऐतिहासिक घटनाओं के तौर पे, तो हमें खुद लगता है कि मतलब इस तरीके का भी हुआ हमारे भारत के अंदर, और कितना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सहा कि आज हम एक आज़ाद भारत में बैठे हैं और यहाँ पे हर तरीके से अपनी चीज़ों को कर पा रहे हैं। तो ये जो आज़ादी है ये हमें विरासत में नहीं मिली, बल्कि इसको हमारे पूर्वजों ने बहुत लड़के हमें दिया है। तो चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।